शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव लोकसभा की रुकनियत से मुस्तफी कर दिए गए हैं। स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर सौंप दिया अपना इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के सदर करहल सेठ से बन गए हैं रुकन असेंबली। यूपी के हाल असेंबली चुनाव में करहल सेठ से जीत गए थे। करहल सीट से जीत गए थे यूपी के हाल असेंबली चुनाव। अब उन्हें ही रुकनियत दी गई है। अखिलेश यादव लोकसभा की रुकनियत से मुस्तफी। स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर सौंप दिया अपना इस्तीफा। बेहद बड़ी खबर आपको अखिलेश यादव के ताल्लुक से बताई जा रही है कि अखिलेश यादव अब लोकसभा की रुकनियत से मुस्तफी हो गए हैं। स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर सौंप दिया अपना इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के सदर करहल सीट से बन गए हैं रुकन असेंबली। यूपी के हाल असेंबली चुनाव में करहल सीट से जीत गए थे। ये खबर बेहद अहम, बेहद बड़ी खबर आपको बताई जा रही है अखिलेश यादव के ताल्लुक से। उन्होंने लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है, यानी उन्हें मुस्तफी कर दिया गया है। स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। समाजवादी पार्टी के सदर करहल सीट से बन गए हैं रुकन असेंबली। यूपी के हाल असेंबली चुनाव में करहल सीट से जीत गए थे। अखिलेश यादव के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला के पास उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नारायण राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि फिलहाल बीएमसी के नारायण राणे को भेजे गए नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। नारायण राणे को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके जौहर मुंबई में आदर्श बंगले की गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में तीसरी बार नोटिस भेजा था। उन्हें 15 दिन की मुद्दत दी गई थी। नोटिस भेजकर उन्हें कहा गया था कि या तो वो खुद उन 15 दिनों में गैरकानूनी तामीरात को गिरा दे या फिर बीएमसी उसे गिरा देगी। अगर बीएमसी उसे गिरा देती है तो उसका खर्च नारायण राणे से वसूल किया जाएगा। इसके बाद नारायण राणे मुंबई हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। मुंबई हाईकोर्ट ने आज हुक्म दिया कि फिलहाल नारायण राणे के बंगले से मुतालिक नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। आज हाईकोर्ट को मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय उन्हें दिया है। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ की गई थी, राणे फैमिली के खिलाफ की गई थी, हर एक बीजेपी लीडर के खिलाफ अभी जारी है कि जो ये राज्य सरकार के बारे में बोलता है उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं। आज कोर्ट में जिस तरीके का जजमेंट जो आया है उससे सीधा मालूम पड़ता है कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को और मुंबई में और कुछ बाकी काम बचा नहीं है। मुंबई का बाकी सब प्रश्न छूट गए हैं। सिर्फ उनको राणे साहब के घर में क्या हो रहा है, किरीट सोमैया कौन सी चाय पी रहे हैं, मोहित कंबोज कौन सा शर्ट पहन रहे हैं, उस पे ही मुंबई महापालिका और महाराष्ट्र सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है इसको सब चीज को एक अच्छा करारा जवाब आज कोर्ट ने दिया है। मगरबी बंगाल के रामपुर हाट में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद तशद्दुद के वाकयात रोनुमा हुए हैं। जराये के मुताबिक रामपुर हाट में कई घरों को फूंक दिया गया है। आज 7 लाशें बरामद की गई है। पीर के रोज 3 लाशें बरामद की गई थी। फॉरेंसिक और तहकीकाती एजेंसी मौके पर पहुंच रही है। भीरभम के पुलिस के मुताबिक एक घर में 7 अफराद हलाक हुए। टीएमसी के भीरभम सदर का दावा है कि तशद्दुद में 8 अफराद की जानें गई है। यूजीसी ने 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में कॉमन टेस्ट करवाने का फैसला ले लिया है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ये टेस्ट होंगे। एडमिशन के लिए अब 12वीं के नतीजे अहम नहीं होंगे। टेस्ट में मिले नंबर की बुनियाद पर ही स्टूडेंट्स को दाखिला मिलेगा। नए ज़ाब्ते लागू करवाने की तैयारी में यूजीसी मसरूफ अमल है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के अहल खाना तालिबान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करेंगे। 1:30 बजे कानूनी कार्रवाई के हवाले से दानिश के अहल खाना
ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल है कि दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान मौत हो गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई है। मंगल को अचानक लालू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स से दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करने की बात कही जा रही है। जराये के मुताबिक लालू यादव की कैरेटीन लेवल हाई हो गया है। लालू की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफर करने की दरख्वास्त दी गई है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की। ये मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। एंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहा है, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा है। मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। पांच रियासतों के असेंबली इंतखाबात की रियायतें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तकरीबन 4 महीनों से हुकूमत और तेल कंपनियां सब्र का दामन थामे हुए थी, लेकिन अब उन्होंने सब्र का दामन छोड़ दिया है और अवाम को पहला इंतखाबात के बाद पहला झटका देते हुए आज से फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया, जबकि रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह इजाफा 137 दिनों के बाद हुआ है। नई कीमतों का इतलाक सुबह 6 बजे से हो चुका है। गुज़श्ता साल नवंबर के बाद ईंधन की कीमतों में यह पहला इजाफा है। तेल कंपनियों के मुताबिक तेल की आलमी बाजार में खातिर ख्वाह इजाफे और गुज़श्ता माह यूक्रेन रूस जंग के बाद रुपए की कदर में कमी के बाद यह फैसला लिया गया है। अब जाहिर है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो आपके रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। कितना फर्क पड़ने वाला है आम आदमी की जेब में? बिल्कुल सर, आम बजट पर बहुत फर्क पड़ता है सर। इससे डेली पेट्रोल के जो प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सर। इसके लिए मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं सर। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कृपा करके जो है पेट्रोल पे थोड़ी सी लगाम लगाई जाए, ताकि मिडिल क्लास वालों को भी थोड़ा सा जीवन में सर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें अपने ऑफिस में भी प्रूफ देना पड़ता है पेट्रोल के लिए। हम लोग इससे बड़े परेशानी खड़ी होती है सर हमारे लिए। रुपए का फर्क पड़ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो हम जैसे मतलब कि मैं 300 रुपये का डलवा लेता था कि चलिए ठीक है मेरा जो है 3-4 दिन में जाए। अब 200 रुपये का डलवाना पड़ता है सर। क्या करें सर, मजबूरी है। पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है और इसमें दिक्कत खड़ी। नहीं, कमी तो नहीं होगी। जब यहाँ से मेरठ जा रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो 1 रुपया बढ़ो चाहे 2 रुपया बढ़ो, जाना तो पड़ेगा ही ना, और आना भी पड़ेगा तो भरवाना तो पड़ेगा ही। लेकिन फर्क तो पड़ता है जेब पे। महंगा बहुत पड़ रहा है। हाँ जी, कटौती तो किसी चीज़ में करनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो नहीं मिलता, हम तो अपनी जेब से लगाते हैं, तो फर्क तो पड़ता है जेब। आम आदमी की जिंदगी में फर्क बहुत पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ेगा जी। पेट्रोल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, अब महंगाई बढ़ रही है, इसमें क्या है। और जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह, जो जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जैसे बाइक वगैरह लेके निकलते हैं, जिसकी 12,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, कहीं रूम भी कहीं आके बाहर जॉब करते हैं 4,000 रुपये वो रूम रेंट वाला ले लेता है यार। ड्यूटी जाने के लिए बाइक वगैरह से जाते हैं तो उसमें पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें घर के लिए क्या बचा पाएंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। रेट का आज से बढ़ गया है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। पेट्रोल रेट बढ़ने से एवरीथिंग पे फ़र्क पड़ेगा और आम लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ऐसा पेट्रोल बढ़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बोलते, तो मिडिल क्लास वाला को बहुत दिक्कत हो रहा है। बाहर होने के बाद वो बढ़ दिए तो अलग बात है, पहले से बढ़ दे रहा। वो अभी अपना रिफाइंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहा है, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा। मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब रेट कम करने की कोशिश करना, इसका वजह से पूरा भी कम होता, प्रोविजंस भी कम होता पूरा। 90 दिन तक रुका था, वही बड़ा अच्छा है। बट ये थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल का रेट रुका ही रहे तो अच्छा ही है।
आम आदमी पे फर्क पड़ेगा 2% के आसपास का, पता दिखता नहीं है वो। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आने जाने वाले को तो हर एक को फर्क पड़ेगा। पहले इतना महंगा था, अब और महंगा हो जाएगा। अब क्या फर्क देखते हैं जो पहले का जो प्राइस था पेट्रोल? अब गाड़ी कम चलाते हैं, पहले ज्यादा चलाते थे। आज आलमी यौम आब है। पानी का आलमी दिन मनाने का मकसद इसकी अहमियत उजागर करना है। साफ पानी का हर फर्द का बुनियादी हक है। साफ पानी का जखीरा महदूद है। दुनिया की बढ़ती आबादी और इसके तकाजा ज्यादा है। हम साफ पानी का बेरोक इस्तेमाल करके इसे नाकाबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। ख्याल है कि जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है और इसका बड़ा हिस्सा समंदरी पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% हिस्सा साफ पानी पर है। यौम आब के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी को आसान बनाने में जल जीवन मिशन मौसर साबित हो रहा है। हर फर्द के हिस्सेदारी से घर घर नल से जल पहुंचाने का अहद पूरा होगा। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी असेंबली चुनाव में रामपुर से जीते हैं अजीम खान। अजीम खान लोकसभा की रुकनीत से मुस्तफी हो गए हैं। आजम खान लोकसभा की रुकनीत से मुस्तफी। समाजवादी पार्टी के लीडर रामपुर सीट से बन गए हैं रुकनी असेंबली। यूपी असेंबली चुनाव में रामपुर से जीते हैं आजम खान। आजम खान लोकसभा की रुकनीत से मुस्तफी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी लीडर रामपुर सीट से बन गए हैं रुकनी असेंबली। यूपी असेंबली चुनाव में रामपुर से जीते हैं आजम खान। आजम खान लोकसभा की रुकनीत से मुस्तफी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी लीडर रामपुर सीट से बन गए हैं रुकनी असेंबली। यूपी असेंबली चुनाव में रामपुर से जीते हैं आजम खान। आपको ये खबर यूपी असेंबली चुनाव में बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर आजम खान लोकसभा की रुकनीत से मुस्तफी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर रामपुर सीट से बन गए हैं रुकनी असेंबली। यूपी असेंबली चुनाव में रामपुर से जीते हैं आजम खान। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के थाना सलोनी की चांदपुर खमेरिया गांव में 18 मार्च को बच्चों के मामूली झगड़े में हुए फिरकावाराना तशद्दुद मामले में हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वजीर आला शिवराज सिंह के सख्त अहकाम के बाद न सिर्फ शरपसंदों की पकड़ तेज कर दी गई है, बल्कि तशद्दुद में शामिल शरपसंद अनासर की इमलाक को जमीन दोज करने का भी काम शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि चांदपुर खमेरिया में हुए फिरकावाराना तशद्दुद में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तशद्दुद में 2 लोगों की मौत भी वाक़ई हुई थी। अब भी राजधानी के हमीदिया अस्पताल में शदीद तौर पर जख्मी 7 लोग ज़ेर इलाज है। इसको मध्य प्रदेश में किसी भी तरह अपनी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी। विगत दिनों यदि किन्हीं अराजक तत्वों ने समाज की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो सब जेल में है और उसके साथ साथ उनकी जो इल्लीगल प्रॉपर्टी है उसको भी जमींदोज किया गया है। बुलडोजर चलाकर इस बात को स्थापित किया गया है कि ऐसे तत्व मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज में अराजकता पैदा करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे लोग यदि आगे भी हरकतें करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की इस तरह के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की कटिबद्धता है उसको परिभाषित करता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अराजक, कोई भी समाज में विघटन पैदा करने वाले व्यक्ति को उसकी ओछी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश में होली के बाद रंग पंचमी को धूमधाम से रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। कोरोना कहर के सबब 2 साल बगैर किसी पाबंदी के पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में रंग पंचमी की धूम है। सुबह से ही रंगों को लेकर उमंगों के साथ रंग पंचमी को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। राजधानी भोपाल में चौक बाजार से रिवायती जुलूस शुरू किया गया है, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता दोपहर 1 बजे पीर गेट पर इख्तिताम पजीर हुआ। आज बिहार 110वां दिवस मना रहा है। बिहार ने 110 सालों में क्या कामयाबी हासिल की और मुस्तकबिल में क्या कुछ किया जा सकता है, उन सवालों के जवाब तलाश करने और अपनी कामयाबियों को दिखाने के लिए सरकार बिहार दिवस पर अजीम उल शान प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। पटना के तारीखी गांधी मैदान में शानदार तैयारियां की गई है। वजीर आला नीतीश कुमार शाम 5 बजे बिहार दिवस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम भी बिहार के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। बिहार दिवस के सेलिब्रेशन में पर्यटन विभाग के द्वारा भी खास तैयारी की गई है। बिहार के तमाम जो पर्यटक स्थल हैं उन्हें गांधी मैदान में दिखाने की कोशिश की गई है। बराबर की गुफा से इसकी शुरुआत होती है और जब इसके अंदर हम जाते हैं तो जितने भी पर्यटक स्थल हैं हर जगह की तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे सामने में घोड़ा कटोरा है जो राजगीर में मौजूद है और देखिए उसी तरीके की कलाकृति यहाँ पर की गई है। दूसरी ओर विश्व शांति स्तूप है, सूर्य मंदिर है और तमाम वो जगह को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। राजगीर हो, महाबोधि मंदिर हो, गोलघर हो, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है बिहार दिवस के अवसर पर, ताकि बड़ी संख्या में जब लोग पटना के गांधी मैदान पहुँचे तो वो देख सकें कि बिहार में भी कई पर्यटन स्थल हैं जिनको लगातार सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेचर सफारी की बात कर लें, विष्णुपद मंदिर की बात कर लें, तो धार्मिक स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन विभाग के द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में दिखाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका के रोहिंग्या से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया है। अमेरिका ने कहा है कि म्यांमार की रोहिंग्या अक़लियत पर तशद्दुद नस्लकुशी के मुतरादिफ है। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी एशिया डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन के मुताबिक अमेरिका का ऐलान से म्यांमार के खिलाफ ICJ में कानूनी इक़दामात के लिए ज्यादा हिमायत हासिल होगी और अमेरिका का ये कहना है कि नस्लकुशी हुई है दूसरे ममालिक को म्यांमार की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का बाइस बन सकता है। दूसरी जानिब बांग्लादेश में पनाहगुज़ीन रोहिंग्या ने भी अमेरिका के ऐलान के बयान का खैर मकदम किया है। I think it will kick off a series of declarations by other governments that confirm what we have always said, that, you know, there is genocide here. These acts of genocide that were done against the Rohingya need to be investigated and people need to be held accountable. I think it will also generate greater support for the ongoing effort by the Gambia at the International Court of Justice to hold Myanmar accountable for violating the Genocide Convention. यूक्रेन पर रूसी जारहत का 27वां दिन है। खैरसून, खीव, खार्किव और मारिउपोल में घमासान का रन पड़ा है। इन मुहाज पर रूसी फौज को यूक्रेन की सख्त मज़ाहमत का सामना है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है और मास्को प्लान बी पर गौर कर रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की नाटो के रवैये पर बरहम हैं। रूसी जारहत के आगाज से ही वो नाटो से मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने नाटो से अपना मौक़िफ़ अलायंस में शमूलियत के हवाले से किया है। उन्होंने कहा है कि नाटो यूक्रेन को अलायंस में शामिल करे या साफ साफ कह दे अगर वो यूक्रेन को अलायंस में शामिल नहीं करता तो सचमुच वो रूस से डरता है। Вони повинні завтра сказати, що вони Україну беруть в НАТО, не гратися більше з ним, або сказати, ми зараз не беремо, що є правда, і вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же ж дуже проста. Ми ж всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росії. Ось і все.
अमेरिकी सदर जो बाइडेन को रूसी जारहियत पर हिंदुस्तान के रवैये पर नागवारी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक और कुवैत के अरकान सख्त इक्तिसादी पाबंदी रूस पर आयद कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान ने नरम मौकफ इख्तियार कर लिया। कुवैत में शामिल दीगर मुल्कों जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। हालांकि यूक्रेन रूस मामले पर हिंदुस्तान के मौकफ की ऑस्ट्रेलिया ने सताइश की थी। जंग के मामले पर हिंदुस्तान ने बीच का रवैया इख्तियार किया। एक जानिब हिंदुस्तान ने जहां मसले का सियासी और सफारती हल तलाश करने पर जोर दिया, तो दूसरी जानिब यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने पर उसकी खास तवज्जो रही।